Dear student friends, I'm Dr. Godbole Mahendra Tukaram, welcoming you all again in my today's super lecture. The today's super lecture will be based on the quality or the first fundamental concepts in the historical development of the Indian Constitution that we will see in today's lecture. जैसे देखिए हमारा जो संविधान है, तो संविधान का किस प्रकार विकास हो चुका है। तो ये विकास होने के या उसका डेवलपमेंट होने के लिए जो इम्पोर्टेंट 12 प्रकार के एक्ट्स हैं और रेगुलेशंस भी कहते हैं हम उसे, पिट्स एक्ट कहो या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहो। तो ये कंपनी का जो विकास हो चुका था हमारे देश के भीतर, उसका एक्सपांशन हो चुका था और कंपनी का खुद का एक रूल रहा है। जैसे अप टू 73 तक जो है 1773 तक कंपनी का एक रूल रहा था, पर ये रूल कहीं ना कहीं तो एक रीडिफाइन किया गया। कंपनी के ऊपर जो कुछ कानूनी और कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस लाए गए पार्लियामेंट की तरफ से। तो कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्यों लाया, उसके भी कुछ रीजन है। तो दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो चलिए, जो हमारे भारत के संविधान का विकास है उसमें दो चीजें हैं। एक चीज जो हम इसे कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट और दी रूल बाय कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, मद्रास, बॉम्बे और जो बंगाल प्रोविंस था वहां पर कंपनी का रूल था। तो वो रूल का कंट्रोल करने के लिए कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लाने के लिए जो पहला एक्ट लाया गया था, इट वाज 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये लॉ के नियर लगभग 5 प्रावधान है। वो लॉ का इम्प्लीमेंट करने के बाद, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पार्लियामेंट ने लाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने वो जमाने के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1773 के, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया। फिर कोलकाता में जो है तो पहला सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उसमें चीफ जस्टिस का पोजीशन लाया गया। चीफ जस्टिस को असिस्टेंट करने के लिए लगभग 3 जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया। और वो जो लॉ इंप्लीमेंट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक जो गवर्नर का जो पद था, जो पोजीशन था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और इस प्रकार के काफी उसमें प्रावधान थे। फिर उसमें ये भी एक प्रावधान था कि ये जो लॉ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये लॉ ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं, उसके बाद भी उसके लिए एक और कानून लाया गया था इन 1784 में, दैट वाज एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने के बाद जो दूसरा एक्ट लाया गया था, दैट वाज द पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट की जो विशेषता ये थी, तो ये विशेषता ये थी कि पिट्स एक्ट के दौरान by the act or the expansion of the control of the ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मतलब शिकंजे के अंदर पूरा कंपनी लाया गया था लगभग। और पिट्स एक्ट में ये कहा गया था, द ब्रिटिश पोजेशन, मतलब ईस्ट इंडिया की जो कुछ प्रॉपर्टी है जो उनका वहां पर जो उनके ऑफिसेस है, दैट इज द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट इज द पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो उन्होंने ये कहा गया था। और लगभग वो पिट्स एक्ट के मतलब दौरान कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लाए गए थे। और कंपनी का जो कारोबार था, कंपनी का जो ट्रेडिंग था, वो ट्रेडिंग चाय पाउडर या चाइना के साथ ही जो ट्रेडिंग है उतना ही सीमित कर दिया था। और इस प्रकार 1773 से लेकर के 1753 तक कंपनी का रूल जो है तो पूरा इरेडिकेट किया गया था। और 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के 1858 जो है तो वो मतलब एक नियर अबाउट 5 रेगुलेशन है, उसमें 5 एक्ट्स है। तो ये 5 एक्ट प्लस ये मतलब जो 5 एक्ट है 1773 से लेकर के 1858 तक, और फॉलोड बाय द 1858 से लेकर के 1947 दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो
नियर अबाउट 7 एक्ट्स है। ऐसे 12 एक्ट्स का यदि अगर हमने स्टडी किया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वो चीजों में कंप्लीट हो जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन all that 12 acts or the rules and regulations within a lecture. Therefore, I am going to planning to give the 2 lecture on the same issues. And in today's lecture, we are going to understanding about the company's rule. कंपनी का जो रूल था हमारे मतलब बंगाल या मद्रास बॉम्बे ये जो प्रोविंस था उसके अंदर कंपनी का रूल हम स्टडी करें। पहले ये भी हम आपको बता दें कि कंपनी कैसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इन 1660s और 16वीं सदी में कंपनी का जो तो इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश एंटिटी थी एक, और उनको एक चार्टर दिया गया था, इन्हें परमिशन दिया गया था। वो परमिशन दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो क्वीन एलिजाबेथ थी मतलब क्वीन थी, रानी थी। आपको तो पता है कि ब्रिटिश का जो कारोबार था वो रानी या राजा के मतलब सुपरविजन में चलता था। देयरफॉर दैट द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज गिवन द परमिशन एज ए चार्टर और द ग्रांट ऑन December 31st 600 और 1600 में December 31st 1600 में जो है तो एक रॉयल चार्टर दिया गया कंपनी रानी द्वारा। एक मर्चेंट थे, एक मोनोपोली थी उनकी, लंदन के मर्चेंट थे, उनको एक ट्रेडिंग का परमिशन दिया गया। वो जाके ईस्ट इंडिया में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा परमिशन था। तो ये जो परमिशन था वो परमिशन जो है तो मिलने के बाद जो विलियम हॉकिंस है वो विलियम हॉकिंस हमारे मतलब आगरा के जो जहांगीर थे वो जहांगीर को जाकर के मिले इन 1608 में आगरा में जाकर के उनको और कुछ परमिशन मिल चुके थे। एंड ग्रेजुअली जैसे पहले वास्को द गामा हमारे इंडिया में आए मतलब केप ऑफ होप से कालीकत में आ गए थे वो, और वहां से जो तो कंपनी का एक्सपांशन हो चुका था। कंपनी धीरे धीरे परमिशन ले रही थी। फिर मतलब आगरा के जो जहांगीर थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने ये मतलब विलियम हॉकिंस को परमिशन दिया था कि यस यू कैन गो अहेड, यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग और बिजनेस इन आवर कंट्री। तो वो मिलने के बाद जो है तो जहांगीर ने उनको कब परमिशन दिया था उसको, और उसका मतलब रिन्यूएशन किया इन 1613 में। ही एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री, ओके, ट्रेडिंग पोस्ट इन द सूरत। मतलब 1808 में जहांगीर साहब ने उनको परमिशन देने के बाद अगेन इन 1613 में उन्होंने अपनी सूरत में गुजरात में पहली फैक्ट्री शुरू कर दी कंपनी ने। और उसके बाद जो है इट इज एक्सपांशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ट्रेड। कंपनी का एक ऐसा साइलेंट फीचर रह चुका है कि कंपनी ने पहले क्या किया, आपने मतलब खुद एक कंपनी जो है तो ट्रेडिंग करने लगी। फिर उनका जो ट्रेडिंग बिहेवियर था, एक बिजनेस का जो स्वरूप था वो बदल के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक अपना फाउंडेशन बना दिया। वो फाउंडेशन को किस प्रकार का था, वो टेरिटोरियल पावर बना दिया, मतलब देश के ऊपर हुकूमत करना उन्होंने कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो उसका अध्ययन है दैट कम्स इन द क्राउन, दैट कम्स इन द कंपनी रूल। तो ये हम सब डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट देने के बाद जो है तो उन्होंने मतलब जैसे विलियम हॉकिंस द्वारा जो है तो सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई गई, बाद में मद्रास में 1639 में दूसरी फैक्ट्री बनाई गई, और बॉम्बे में 1668 में उन्होंने मतलब नासिक के नजदीक जो है तो उन्होंने किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड द पार्ट ऑफ द कैथेराइन्स एंड ही हैज एंगेज्ड, मतलब वो जो बेट है तो उनको मिल गया था। और इस प्रकार उन्होंने बॉम्बे, सूरत, बॉम्बे और मद्रास ऐसे 3 जगह पर कोस्टल रीजन में उन्होंने अपनी कंपनी का मतलब जो तो काम उन्होंने शुरू करने के बाद विल सी द नेक्स्ट। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपांशन मतलब बंगाल में हो रहा था, कोलकाता में हो रहा था, तो वो जमाने में क्या स्थितियां थी।
तो मराठों ने कई बार जो है तो बंगाल के जो नवाब थे, जैसे अलीवर्दी खान थे, जब वो 16 साल के थे तब से लेकर के ब्रिटिशों के साथ उनका जो डिफेंड चल रहा था, वो कई बार उन्होंने युद्ध कर चुके थे। वो 16 ईयर ओल्ड के थे जब जब से उन्होंने मतलब मराठास के साथ उन्होंने वार किया। एंड ही टर्न हिज अटेंशन टू रीबिल्डिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग द बंगाल, मतलब बंगाल के लिए भी मैं कुछ करूं, अब हमारा बंगाल का हम डेवलप करेंगे। उस समय में क्या था कि एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कह सकते हैं उसे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे मैं अगर बंगाल की बात कर रहा हूं, या हमारे हिस्टोरियन या मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करने वाले जो पॉलिटिशियन, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है या कोई उनके स्कॉलर्स है, उन्हें पता है कि ये जो बंगाल है, तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। उसमें बंगाल भी आता था, उसमें बिहार भी आता था, और उसमें ओडिशा भी आता था। ये जो पैच है हमारे साउथ ईस्ट इंडिया का, सो इट वाज वेरी रिच। ये किस लिए रिच था? ये क्रॉप्स के लिए रिच था। मतलब क्रॉप्स जैसे कि कॉटन है या मुस्लिन है, और जैसे धातुज है, जैसे कि मतलब आयरन है। जैसे ओडिशा के अंदर एक आयरन ओरोजनी नाम का एक युग था, उसके दौरान बहुत सारे हिमेटाइट, मैग्नेटाइट जैसे आयरन की बहुत सारी वैरायटी आज वहां पर मिलती थी। तो एक प्रोटो इंडस्ट्रियल, मतलब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, पर उसे जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में एक स्थितियां बहुत अच्छी थी, तो उसे कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे बंगाल, बिहार और ओडिशा एक ऐसा ट्रायंगल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक बंगाल, बिहार और ओडिशा ऐसा एक ट्रायंगल है। एंड इट वाज ए मेजर प्रोडक्शन सेंटर फॉर द कॉटन। वहां पर कॉटन भी बहुत बढ़िया था, और मुस्लिम था, जैसे मतलब धागे थे जिनसे कपड़े वगैरह बनाते थे, सिल्क थे, और शिप बिल्डिंग भी थी, मतलब शिप बनाने के लिए बहुत अच्छा कोस्टल रीजन के वहां पर जो हम क्या कहते हैं उसे, मतलब जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर सके, ऐसे जो मतलब प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो वुड होता है वो भी अवेलेबल था। गन पाउडर भी था हमारे यहाँ से वहां पर मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए। साल्ट पेटल भी था जो नाइट्रेट का सोर्स है, और मेटल वर्क्स भी है, जैसे कि आयरन वगैरह ये चीजें मैंने आपको बोली, मतलब आयरन था, कॉपर था, जिंक, लेड, ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब उस जमाने में क्या, द फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द मुर्शिदाबाद, और इसलिए क्या किया कि वहां पर कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बनाई, मतलब चित्तौड़ गांव में भी बनाई, मतलब राजशाही, कोसिम बाजार में, बालासोर, पिपेली, हुगली। ये जो हुगली तो एक रिवर का बैंक है, तो इसकी ईस्टर्न साइड में जो विलियम फोर्ट था, ये विलियम फोर्ट के बाद में उधर एक कोर्ट भी बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1774 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सब चीजें हम जो तो डिटेल में डिस्कस करने। इट इज रीजन बिकम्स बेस फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और फ्रेंचों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक बढ़िया सोर्स रहा था। ठीक है, मेरा जो लेक्चर है उसका बहुत सारा स्कोप है। द स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग or listening to me, they will be that lecture will be very fruitful for them। जैसे to understand the modern history, जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मेरा जो टॉपिक है आज का, पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो बच्चे जैसे मतलब यूनिवर्सिटी फेलो, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो यूजी के हो सकते हैं, पीजी के हो सकते हैं, स्कूलिंग के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे, नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी एनडीए बट फॉर द यूपीएससी सिविल और द स्टेट सर्विसेज होती है, उनके लिए भी ये काफी बढ़िया सोर्स हो सकता है मेरे छात्रों के लिए, तो है हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए। पर जो हमें ऑनलाइन हमारे लेक्चर सुनते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स है, हमारे मतलब व्यूअर्स है, मोटिवेटर्स है हमारे, उनके लिए भी ये जो तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं कि ये जो कंपनी थी, कंपनी के बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कंपनी का बेस यानी जैसे अब तक तो मैंने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो मैंने अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो सकता है कि ये स्लाइड के बाद में स्टार्ट करूं कि हमारे बंगाल के अंदर कंपनी के ऊपर एक कंट्रोल लाने के लिए 1773 में क्यों ब्रिटिशों ने, पार्लियामेंट ने क्यों एक्ट लाया गया था, तो ये उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे।
देखिए, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी जो थे, तो उनके बारे में हमने पहले ही कहा है। द बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। एक बहुत ही मतलब कामयाब इंसान थे, पर उनके जो मतलब चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उनके जो कमांडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मतलब ब्रेबरी ली। उन्होंने कुछ पैसा, कुछ लालच को देख के उन्होंने क्या किया, जैसे सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो 12,000 से ज्यादा थी, पर अंग्रेजों की जो मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी वो खाली 3,000 थी। पर 3,000 लोगों के सामने भी ये मतलब टिक नहीं पाए, ऐसी बात नहीं थी। ये जो मीर जाफर थे, मीर जाफर ने क्या किया था, उन्होंने थोड़ा सा मतलब देश के साथ गद्दारी की थी उस समय में, और इसलिए जो है तो सिराजुद्दौला का जो फोर्स था वो डिफीट हो गया। क्यों डिफीट हो गया कि ये जो मतलब मीर जाफर थे, उनके लिए उन्होंने कुछ आमिष दिखाया, कुछ उनको मतलब लालूच दिखाई कि मैं आपको युद्ध में अगर जीतूंगा, तो युद्ध के मेरी जीत होने के बाद, हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होने के बाद मैं आपको ये रीजन का मैं शासक बना दूंगा, और बहुत सारी आपको ब्रेबरी दूंगा, या मतलब मैं आपको घूस दूंगा, या करप्शन। ही वाज अ करप्टेड जस्ट। ओके, तो ये था। तो फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो उसे उसका जो मतलब फाउंडर, उसको रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं फर्स्ट, दैट इज बेरॉन क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भी बेरॉन क्लाइव ऐसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ही सारी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठा करके, जो मतलब कलेक्ट करके, नियर अबाउट 59 करोड़ एंड 60,000, ये जो यूरोस है, ये 59 करोड़ एंड 60,000 रुपीज जो है, उन्होंने हमारे इंडिया से लेकर के ये यूरोप चले गए थे। और वहां एक संसद के अंदर मुझे कैसा पोजीशन मिले, वहां मैं पार्लियामेंटेरियन कैसे बनूं, इसलिए उन्होंने काफी प्रयास किया था, और इतना सारा उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था। तो उस जमाने में एक जो ये नवाब थे, मीर जाफर, एज ए रूलर ऑफ द बंगाल, ओके, क्लाइव वाज ग्रांटेड ए जागीर, मतलब टर्न दिस सपोर्टिंग। यदि मीर जाफर, आप मुझे सपोर्ट करोगे, हमारे साथ, आप ही तो तुम्हारे सैन्य के सुप्रीम हो, आपने अगर युद्ध को थोड़ा सा नकारा तो हम जीत जाएंगे, और जीतने के बाद इफ यू बिकम, और यू मे टर्न द सुपर सपोर्टिंग नवाब आपको बना देंगे हम, नवाब जाफर, एज ए रूलर ऑफ द बंगाल। और क्लाइव ने क्या किया था, उसको मतलब एक ब्रेबरी दी थी, उसको जागीर भी दे देंगे, और ये सब चीजें करेंगे। और वैसे उन्होंने 9 करोड़ एंड 30 लाख यूरोज, 9 करोड़ एंड 30 लाख यूरोस जो है, तो उन्होंने उनको दे दिए थे। उतना सारा पैसा उन्होंने उनको दे दिया था। तो इस प्रकार का जो था वो मीर जाफर, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव, एंड क्लाइव लेफ्ट इंडिया एंड जनवरी 1767 he had a fortunes, and he has collected too much, and he went to the England in the 1765. Okay, he has went England after the fighting with the मीर जाफर के साथ उनको मतलब उन्होंने दे दिया, पैसा दे दिया। और जो सिराजुद्दौला जो थे, उनके आर्मी भी मतलब हार गई थी। तो ये सब चीजें थी। तो देखिए, और नेक्स्ट जो है मेरे लेक्चर का हिस्सा, हाँ, अब जो है तो क्या हो गया था कि कंपनी का एक्सपांशन हो चुका था। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्यादा अर्निंग करने वाली कंपनी बन गई थी। कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर जो तो यूरोप को जाते समय बहुत सारा मतलब सोना, चांदी, मतलब एक बहुत ही एक रिच, बहुत ही वेल्थी होकर के उधर जाते थे। तो उस जमाने में दूसरी एक प्रॉब्लम हो चुकी थी बंगाल के अंदर। वहां पर एक सूखा गिर गया था, मतलब क्या हो गया था, वहां पे ड्रॉट था, और सिचुएशन बहुत ही वल्नरेबल बन गया था। लोगों को खाने पीने के लिए चीजें नहीं बची थी, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा मतलब एक काल गिर चुका था, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ड्रॉट।
जैसे सिचुएशन है, तो ये ड्रॉट में क्या हुआ था, इट वाज अ वेरी डेंजर सिचुएशन। और वो सिचुएशन में भी ये जो कंपनी के जो ऑफिसर थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हो या उनके जूनियर हो, उनका जो कलेक्शन ऑफ द टैक्स था, ये कलेक्शन ऑफ द टैक्स में कोई उन्होंने कमी नहीं की। लोग मर रहे थे, 1/3 जो पॉपुलेशन था बंगाल का, इट वाज लेफ्ट, इट वाज डाइड, मतलब ये जो डाई हो चुके थे वो मतलब मर गया था। ये 1/3 हिस्सा जो पॉपुलेशन था, मतलब मिलियंस मिलियंस ऑफ द पीपल्स फ्रॉम द बंगाल्स वेर लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ द फेमाइन। हम फेमाइन कहते हैं उसे। फेमाइन का मतलब होता है दुष्काल, मराठी में हम अगर उसे फेमाइन, एक बड़ा फेमाइन वहां पर गिर गया था। और ये फेमाइन में 1/3 लोग इन मिलियंस ऑफ द पीपल्स वेर किल्ड। ओके, तो इस का एक इम्पैक्ट क्या हो चुका कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपका खुद का कारोबार करने में कहीं ना कहीं तो असमर्थ हो चुकी थी। तो बाद में उन ऑफिसरों ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उनके ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या किया, जैसे 1773 में एक प्रपोजल लेकर के चले गए पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये प्रपोजल लेके गए। और ये प्रपोजल था कि हमें जो है तो 1 मिलियन यूरो हमें दीजिए। तो ये 1 मिलियन यूरो का हम यूज करके हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का वो हम चलाएंगे। तो कंपनी के जो मतलब ब्रिटिश में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बैठे वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रेडरिक नॉर्थ या लॉर्ड नॉर्थ कहिए, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ये सब चीजें देखी और उनको गुस्सा आ गया। तो यही है आपकी कमाई, तो हमें आप 1 मिलियन यूरोस की मांग कर रहे हो, हमारे से आप डेप्ट ले रहे हो, लोन ले रहे हो। तो आपके ने इतना सारा कंपनी ने जो कलेक्शन किया था, जो टैक्सेस थे, तो आपने क्या किए। तो उन्होंने क्या किया, 1 मिलियन छोड़ के 1 यूरो भी नहीं दिया गया उनको, 1 यूरो भी नहीं दिया गया। पर उन्होंने क्या किया, एक कानून लेकर के आ गई। कौन? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने। उन्होंने उनको कोई कर्जा नहीं दिया, कोई लोन नहीं दिया, पर एक नया कानून लाया उन्होंने। और एक कानून की वजह से पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लाया। जो पहला कंट्रोल लाया गया, तो ये कंट्रोल लाते समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी बनाया कोलकाता में। और जो मतलब गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल को भी मतलब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया अब कोलकाता। तो इस प्रकार जो है तो कंपनी ने बहुत सारे सुधार ला लिए, मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने बहुत सारे सुधार ला लिए। और 1773 के बाद 1781 और 84 में कुछ कानून ला करके उन्होंने अपना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा एक कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ला लिया। ये हम देखने जा रहे हैं। Why was the Regulating Act of the 1703 introduced? ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये क्वेश्चन इसलिए है कि वो जमाने में क्या हो गया था कि 1773 के पहले जो एक ड्रॉट था, एक फेमाइन था। और वो फेमाइन के जमाने में क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूअस कर रही थी कंपनी, और अनजस्ट एक्सप्लॉयटेशन और टैक्सेशन था। इमेज सफरिंग हो रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे बंगाल के, और बैंकरप्सी हो रही थी उसमें, जो तो करप्शन बहुत हो चुका था। तो उसकी वजह से उनका जो मेंटेनेंस था कंपनी का, जो तो लैविश लोगों की वजह से, उनका बहुत ही सारा मतलब करप्शन की वजह से, इट वाज ड्रेन द कंपनीज फंड्स बाय 1772, इट वाज नियर ए बैंकरप्ट। पूरा खतरे, मतलब पूरा एक निगेटिव में चली गई कंपनी का जो कैपिटल था, वो कैपिटल भी, और कंपनी की जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम हो चुकी थी। करप्शन की वजह से भी ऐसा हो रहा था। ओके, ब्रेबरी भी ले रहे थे वहां के लोग, और कंपनी के ऑफिशियल नवाब्स और जो तो उनका ब्रिटेन में अपने यहाँ पर उनको पैसा वो भेजते थे। द बंगाल में फेमाइन भी आ गया था, और
ये उसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस भी हो चुका था। एक तो बंगाल में फेमाइन है, लोग परेशान है, खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, और दूसरी बात है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सारी तरफ, क्योंकि लॉलेसनेस सिचुएशन हो चुका था लोगों के अंदर जो है। तो लॉ यानी कानून और ऑर्डर के लिए कोई मतलब एक प्रॉपर ठीक ढंग से कंपनी जो है तो असमर्थ हो चुकी थी देश चलाने, मतलब वो उनका जो एक बंगाल का जो एक रीजन था साउथ ईस्ट की तरफ का, तो वो कहीं ना कहीं तो मतलब कंपनी ये कर रही थी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना कंपनी ने क्या किया कि ठीक है वी कैन स्टार्ट द रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कितने प्रोविजन थे, तो पहला प्रोविजन ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग बोले तो कंपनी के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन सिस्टमेटिक नहीं थी। कंपनी क्या कर रही थी, खाली कलेक्शन करना, रेवेन्यू लेना, टैक्सेशन चलाना, और बाकी जो सब चीजें है वो लोकल जो नवाब थे या लोकल जो कम्युनिटी थी उसमें के जो सुप्रीमो थे वो सब चला रहे थे। पर उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग की। उसमें पहली बात ये कर दी ब्रिटिशों ने, पार्लियामेंट ने, गवर्नर जनरल का पोजीशन था तो वो एलिवेट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग को उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल कर दिया। और उसकी दूसरी और एक काउंसिल बना दिया उनका, और द काउंसिलर्स वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल एंड विद द डिसीजंस। उनके लिए उन्होंने 4 मेंबर और बनाए, मतलब वारेन हेस्टिंग तो है प्लस और 4, मतलब 5 लोग आप मिलकर के क्या करो, कंपनी को चलाओ, ऐसा उन्होंने एक रूल्स बनाया। ऐसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक पहला एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रावधान बनाया। दूसरा प्रावधान ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने ये किया कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर को सेंट्रलाइज करो, सुप्रीम कोर्ट बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में क्या करो, सीजे का पोस्ट लाओ, सीजे मतलब चीफ जस्टिस बनाओ। चीफ जस्टिस के अंदर और उनको और असिस्टेंस करने के लिए कुछ जजेस लेके आए, मतलब ऐसे चीफ जस्टिस का पद निर्माण किया। और पहला चीफ जस्टिस जो बनाया गया था कंपनी ने, कंपनी का मतलब जो पार्लियामेंट ने पहला जो चीफ जस्टिस बनाया हमारे इंडिया के कोलकाता के रीजन के, जैसे मतलब कोलकाता के लिए जो उसके अंदर बॉम्बे भी और मद्रास ये भी सब ऑर्डिनेट होकर के उनके ही मतलब कंट्रोल में थे। ओके, तो ये थे सर इलिहा इम्पेई, इलिजा इलिजा इम्पेई को उन्होंने क्या किया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ द फोर्ट विलियम कलकत्ता, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रूल और द रेगुलेशन एक्ट ऑफ द 1773 के रूल के तहत जो 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट था। और ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर इलिजा इम्पी बना दिए। बाद में और जुडिशियल रिफॉर्म कर दिए, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया 1974 और 1774 में। देन पार्लियामेंटेरियन कंट्रोल और कैसा करेंगे हम, तो कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स अफेयर्स एंड द फाइनेंस। जितना भी आपका अर्निंग है, जो भी आपके इश्यूज है, ये सब इश्यूज हमें कंपनी के सब डिटेल्स, आप कंपनी के जो ऑफिसर है, कंपनी के जो एम्प्लॉय है, ये हमें पार्लियामेंट में ला करके सबमिट करेंगे। ये एक पार्लियामेंटेरियन कंट्रोल भी रखा। और रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे आप, जो भी होगा वो खुलेआम होगा। कंपनी का जो सब डिटेल है वो हमें भी पता होना चाहिए। एंड कोई भी जो तो रिश्वत नहीं लेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा। जैसे देखिए उस जमाने में जो तो बहुत ही सारा, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइवी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 59 करोड़ जो मतलब यूरोस थे, वो यूरोस उन्होंने कमाई की थी। इट वाज बिकम टू मच वेल्दी, ही वाज बिकम। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड मत करना। कंपनी सर्वेंट्स वेयर एंड प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, उनको मतलब रोकथाम करना। नहीं, आप मतलब खुद के लिए कोई नहीं करोगे यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सब हो जाएगा। और एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स एंड दी एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड, ये सब खत्म कर दो। आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ये सब प्रावधान उसमें ला लिए। 5 प्रकार के जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें 5 प्रकार के प्रावधान थे जो मैंने आपको अभी पढ़ाए थे। उसके बाद जो है तो
नेक्स्ट जो है तो उसके लिए ये अगर कानून ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है तो उसके लिए और उसने क्या किया, एक दूसरा कानून ला लिया, दैट इज एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। एक्ट ऑफ द सेटलमेंट ला लिया कंपनी ने, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट ने इन्हें 1788। उसमें ये देखा कि पहले जमाने में जो था तो लॉ एंड ऑर्डर जो है तो उसके बारे में ज्यादा लोगों के अंदर एक दिलचस्पी नहीं थी। तो उसमें यह कहा गया कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि भौगोलिक सीमाएं जो है तो यह स्पष्ट रूप से केवल कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित कर दी गई। और अपीलीय शक्ति जो है तो उसमें क्या कर दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के मामलों में एक आधिकारिक रूप से अपील की गई, मतलब कोर्ट ऑफ द अपीलीट की मान्यता उनको दे दी। और स्वदेशी व्यक्तिगत कानून की मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये चीज हो रही थी कि लोग मतलब ठीक ढंग से जो है तो एसिमुलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये जो क्या, ये कानून है, रूल, ये लॉ ऑर्डर, ये तो हमारा जो है तो हमारा मुसलमानों का जो कानून है या हमारे हिंदू का जो कानून है, इस कानून में, ये किताबों में, ये हमारे जो रिलीजियस बुक में जो लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब जस्टिस मिलना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, स्वदेशी व्यक्तिगत कानून, इंडिजिनस लॉ बनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह वादियों, मतलब जो अपिलेंट है और जो प्रतिवादियों है, व्यक्तिगत कानूनों जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून का सम्मान करे और उसी के अनुसार ही न्याय करे। इस प्रकार के डायरेक्शन जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस एवं उनके चीफ जस्टिस को दिए गए थे। तो ये था एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट होने के बाद जो दूसरा एक्ट लाया गया था, इट वाज ए पिट्स एक्ट ऑफ द पिट्स भी एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के मतलब इंपॉर्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने बातचीत की थी जिन्होंने 1773 का प्रावधान स्टार्ट किया था। तो पिट्स एक्ट जो है तो ये एक्ट क्यों लाया गया, तो ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लॉ था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम्स ऑफ द कंट्रोल। ये एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम क्या होती थी, द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज एंड इंट्रोड्यूस द प्राइम मिनिस्टर्स विलियम पिट एंगर, उन्होंने यंगर ने इट वाज इनिशिएटेड एंड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कंपनीज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनीज के कमर्शियल फंक्शन को से, पॉलिटिकल फंक्शन को से, और ब्रिंगिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। कंपनी की जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल फंक्शन है उनके ऊपर ध्यान रखना, इसके लिए ये पिट्स एक्ट लाया गया था। तो ड्यूअल सिस्टम का मतलब क्या है कि उसमें क्या गया कि क्या कर दिया, एक कानून के तहत ड्यूअल सिस्टम लाई गई और उसमें न्यू 6 मेंबर्स एज ए बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, उसके लिए 6 मेंबर नए लाए और इट वाज क्रिएटेड टू ओवरसी द कंपनीज पॉलिटिकल मिलिट्री। मतलब कंपनी में और 6 मेंबर लाए गए। पहले तो 4+1 थे, फिर बाद में न्यू मेंबर्स उसमें और ऐड कर दिए और उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ला दिया। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो थे, मतलब वारेन हेस्टिंग थे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल के उनको भी मतलब असिस्टेंस करने के लिए 3 लोग थे। तो फिर उनके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को असिस्टेंस करने के लिए और 3 मेंबर थे। तो इस प्रकार जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेकअप था उस जमाने के कंपनी का, तो वो ऐसा बढ़ रहा था। तो बाद में एक नई चीज ऐड की गई, दैट इज ए ड्यूअल कंट्रोल। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इट वाज क्रिएटेड टू ओवरसी द कंपनीज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मैटर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था कि कंपनी की पॉलिटिकल मैटर क्या है, किन के साथ युद्ध वगैरह हो रहे हैं या कंपनी को किन लोगों से अब टकराव लेना पड़ रहा है, और दूसरी बात जो है तो मिलिट्री के अफेयर्स क्या है, तो किसके साथ युद्ध वगैरह हो रहे हैं या कितना उनका कैपिटल है, कितना मतलब जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, ये सब चीजों का देखरेख करना। वाइल द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, को बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, इट वाज रिटेन द कंट्रोल ओवर द कमर्शियल फंक्शन। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये कमर्शियल पैसों के ऊपर ये ध्यान मतलब देते थे, कमाई के ऊपर। तो ब्रिटिश पोजेशंस, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो ये पिट्स एक्ट है, पिट्स एक्ट में ये कहा गया था कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज द पोजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ
दी द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी है, दैट इज अ ब्रिटिश पोजीशन। ये देखिए, द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा कहा गया कि कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर इन ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज ए ब्रिटिश पोजीशन। मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, फॉर्मरली रिकॉग्नाइजिंग द क्राउन सोवेरेंटी। वो जो क्राउन है या ब्रिटिश की रानी है, या मतलब ब्रिटेन की जो रानी है, या मतलब ब्रिटिशों की जो पार्लियामेंट है, उनका जो रूल है, उसके तहत ये अब हमारी प्रॉपर्टी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर बन गया उसमें। प्रेसिडेंसीज ऑफ द मद्रास और द बॉम्बे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर मतलब मद्रास है तमिलनाडु में, यहाँ बॉम्बे है, और यहाँ पर जो तो कोलकाता यानी बंगाल है। तो ये सब जो है तो वो एक हिस्सा बन गया है कंपनी का। और उसके ऊपर जो है तो गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ द बंगाल बनाई गई। और मैटर्स यानी मैटर्स, रेवेन्यू, ये सब चीजें जो है तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ से कंपनी के द्वारा देखना स्टार्ट कर दिया था। गवर्नर जनरल्स काउंसिल बनाई गई थी। गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स मेंबरशिप वाज रिड्यूस्ड। तो उसमें क्या, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ, गिविंग द गवर्नर जनरल्स ग्रेटर डिसिसिव अथॉरिटीज एंड कास्टिंग द वोट इन द डिसीजन। कोई भी मामले में जो लास्ट मतलब जो वर्ड रहता था तो वो गवर्नर जनरल का था। तो इस प्रकार ये जो मोनोपोली थी कंपनी की, ये कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कंप्लीट मतलब इरेडिकेट करने के लिए जो पिट्स यानी विलियम पिट्स और द पिट्स द यंग, उन्होंने जो ये 1784 का जो कानून लाया था, दैट वाज द पिट्स एक्ट। तो देखिए, अब जो है तो थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ रहे हैं उसको। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर हम पढ़ने जा रहे थे, तो उसमें ये था, देखिए, मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने जो देखा, तो उसमें 1773 से लेकर के 1858 तक हम ये जो एक मतलब एक ब्रांच देखते हैं हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो ये ब्रांच को हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। तो ये रूल हमारा है। और ये रूल में और क्या क्या चीजें हैं, और कुछ है ये रूल में, तो हाँ, तो ये रूल में और कुछ चीजों का प्रावधान है। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किया, सिराजुद्दौला को हरा के जो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कंपनी का ताबा ले लिया, बंगाल का ताबा लिया। बाद में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा, बाद में पिट्स एक्ट देखा, ठीक है। पिट्स एक्ट, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशों के अंदर चला गया। देन चार्टर एक्ट इन द कंपनीज ट्रेड, बाद में दूसरा जो कानून लाया गया, दैट इज चार्टर एक्ट लाया गया इन 1813 में। तो ये 13 में जो लाया गया कानून है, उसने क्या किया, कंपनी का जो कमर्शियल, कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी, ये मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब जो है तो हम देख लेंगे, आप जो है तो आप चले जाइए, अदरवाइज यू मे हैव ओनली द अपॉर्चुनिटी to sell or to trade either tea or make your trading with the China। एक तो चाइना के साथ आप व्यवहार कीजिए, चाइना के साथ आप अपना जो मतलब ट्रेडिंग है वो कीजिए, नहीं तो यू कैन सेल ओनली द वन आइटम। तो उसके पहले जो है तो कंपनी बहुत सारी चीजें बेचती थी, जैसे ओपीएम है, जैसे उसे मतलब जैसे हीरोइन, कोकीन, ये सब चीजों का ये ओपीएम जो होता है एक सोर्स होता है, ठीक है। तो मतलब नशीली चीजें जैसे मादक पदार्थ वगैरह जो है तो उससे ये बेचते थे। और मतलब कई मतलब जो मतलब आर्टिफिशियल चीजें बनाई जा रही थी, जो मतलब प्राणियों, उनके जो आर्टिकल्स भी थे उसमें शामिल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें थे। फिर बाद में 1833 में एक चार्टर लाया गया, उसे कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ये बंगाल था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बनाया गया, पूरे इंडिया का। और उसके बाद और भी एक चार्टर लाया गया, दैट इज इन 1853। दैट चार्टर एक्ट, द 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें यह कहा गया, इट वाज ओपन द सिविल सर्विस। जैसे आज हम देखते हैं कि स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, स्टेट के लिए यूपीएससी, या उसमें अलग और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट वाइज। तो इस प्रकार के एग्जामिनेशन का जो प्रावधान था, ये तो मतलब इस प्रकार का प्रावधान ये चार्टर एक्ट में था, और वो था
1853 के एक्ट में, 1853 के एक्ट में मतलब सिविल सर्विसेज का प्रावधान लाया गया। और बाद में और एक जो कानून था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया, द एंड ऑफ द कंपनीज रूल्स एंड क्राउन रूल स्टार्ट। कंपनी का जो रूल था ये 1773 से लेकर के, उसमें थोड़ा सा कंपनी का रोल था, पर ये यहाँ पर जो 1858 में जो रूल बनाया गया, तो वहां से लेकर के 1947 तक जो है इंडिपेंडेंस एक्ट जो हम कहते हैं उसे, दैट इज इंडिपेंडेंस, इंडिया बिकम्स द इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947, जब है उस समय में कंपनी का मतलब पूरा जो है तो पार्लियामेंट देख रही थी हमारे इंडिया के अंदर। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का भी विस्तार एवं विकास उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर जो 1946 से स्टार्ट करवाया था। तो जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो और डिटेल में होगा, जैसे कि ये जो मतलब चार्टर एक्ट्स है, तो चार्टर एक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे 1935, और उसके पहले 1919 का भी हम जिक्र करेंगे, जिसके अंदर जो तो प्रोविंशियल जो रिप्रेजेंटेशन था वो कम मात्रा में था। इसलिए जो तो साइमन कमीशन जब हमारे इंडिया में आए थे, तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो किया था, एक मतलब उनके लिए उनका जो स्पीच उनके द्वारा दिया था, तो उसके बाद जो तो गोलमेज परिषदें हो चुकी थी, राइट फ्रॉम द 1930 से लेकर के 1932 तक जो गोलमेज परिषदें थी। फिर पूना पैक्ट भी है, ये पूना पैक्ट भी जो है तो मतलब हो चुका था। तो ये सब चीजें देखने के बाद 1935 का एक्ट हम देखने के बाद हमारा जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ये सब चीजें कही गई है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो नहीं है। आर्टिकल 1 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, उसके पहले प्रियम्बल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या उसकी जो साइलेंट फीचर है, वो साइलेंट फीचर भी हम उसके बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे आफ्टर दी क्राउन रूल। क्राउन रूल पहले हम पढ़ेंगे, और बाद में 1935 का जो एक्ट है एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था, तो उसके अंदर जो प्रावधान है, जैसे कि स्टेट, कंकरेंट और जैसे यूनियन की जो लिस्ट है, ये भी उसके अंदर मौजूद थी पहले 1935 के एक्ट में। इसलिए उन्हें कहा जाता है एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ द मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 को। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।